काश इमरान खान अपोजिशन को क्रश करने के बजाय और रिमोट कंट्रोल से पंजाब चलाने के बजाय इक़्तिदार संभालने के बाद खामोशी से जनूबी कोरिया का दौरा करते और वो काम करते जो महातीर ने जापान जाकर किया था। महातीर ने क्या किया था? उसने 80 की दहाई के आगाज में हुकूमत संभाली और एक नई पॉलिसी का ऐलान किया। इस पॉलिसी का नाम था मशरिक़ की तरफ देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी। इसका मतलब था बरतानिया और अमेरिका के बजाय जापान पर तवज्जो दी जाए। महातीर ने जापानी हुकूमत से और जापान के निजी शोबे से मुआहदे किए और जापानियों से कहा कि आओ मलेशिया में कारखाने लगाओ। मलेशिया तुम्हें ज़मीन भी देगा, तुम्हारी हिफाजत भी करेगा, टैक्स में भी रियायत करेगा। जाहिर है लेबर मलेशिया में जापान की निस्बत सस्ती थी। चुनांचे बड़ी बड़ी जापानी कंपनियां जैसे हिटाची सोनी इस पेशकश पर झपट पड़े। उन्होंने मलेशिया में कारखाने लगाए। रेफ्रिजरेटर से लेकर टीवी और एयर कंडीशनर तक वो मसनूआत मलेशिया में बनने लगी। मलेशिया के भाग जाग गए। देखते देखते मलेशिया सनती मुल्क बन गया। इससे पहले मलेशिया क्या बरामद करता था? सिर्फ खाम माल यानी रबर और टीन। अब वो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक मसनूआत बरामद करने लगा। ये होता है विजन, दूरंदेशी। आप और हम सब जब भी टीवी या एसी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार बताता है ये कोरिया का बना हुआ है, ये जापान का और ये मलेशिया का। मलेशिया का बना हुआ टीवी निस्बतन कम दामों में आता है। इसकी वजह यह नहीं कि मलेशिया में बने हुए टीवी और एसी की क्वालिटी कमतर है। वजह यह है कि मलेशिया में लेबर सस्ती होने की वजह से लागत कम आती है। 40 साल तक जापानी कंपनियां मलेशिया में इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक मसनूआत बनाती रहीं और बरामद करती रहीं। मलेशिया की टोटल बरामदात का 40% हिस्सा उन्हीं पर मुश्तमिल था। 40 साल के बाद 2020 में उन कंपनियों ने अंगड़ाई ली और मलेशिया में सनत के नए दरवाजे खोले। 4 नए सनती शोबे जो जापान अब मलेशिया में शुरू कर चुका है, मलेशिया को मजीद भाग लगा देंगे। पहला, मेडिकल की मसनूआत। दिल के ऑपरेशन के लिए जो आलात दरकार हैं, इनके कारखाने लगाए जा रहे हैं। दीगर आलात भी बनाए जाएंगे। मलेशिया उन्हें पूरी दुनिया में फरोख्त करेगा। दूसरा, डिजिटल टेक्नोलॉजी। तीसरा, हलाल इंडस्ट्री। जापानियों को मालूम है कि मलेशिया चूंकि मुसलमान मुल्क है, इसलिए मलेशिया का हलाल सर्टिफिकेट पूरे मशरिक वस्ता में तस्लीम किया जाएगा। चुनांचे वो फूड इंडस्ट्री यहाँ कायम कर रहे हैं। यहीं से खुराक बरामद करेंगे। चौथी, जापान की बड़ी बड़ी कंपनियां हवाई जहाज बनाने के कारखाने मलेशिया में लगा रही हैं। याद रहे कि कोरोना की वबा की वजह से जब दुनिया भर में मुलाजमीन को निकाला जा रहा था, मलेशिया में काम करती हुई जापानी कंपनियों ने अपना कोई मुलाजिम बर्खास्त नहीं किया। 3.5 लाख लोग उन कंपनियों में मुलाजमत कर रहे हैं। 1500 जापानी कंपनियां मलेशिया में काम कर रही हैं। इनमें से हर कंपनी नाम वाली और अजीम है। मलेशिया को उन कंपनियों की बरामदात से हर साल अरबों डॉलर का जो फ़ायदा हो रहा है, वो तो अलग मामला है। सिर्फ इस बात पर गौर कीजिए कि 3.5 लाख खानदान उन कंपनियों पर पिल रहे हैं और बाइज्जत बुलंद मेयार की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? एक दलील इसके खिलाफ जो दी जा सकती है ये है कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी का नासूर मौजूद है। इसका इलाज यह है कि सनती जोन सख्त हिफाजत में रखे जाएं और आबादियों से अलग हों। कोरिया, जापान और ताइवान की कंपनियों को कारखाने लगाने की दावत दी जाए। उन्हें परकशिश मुराद दी जाए और दिल पजीर शराइत तय की जाएं। टैक्सों की छूट दी जाए। बरामद और दरामद उनके लिए आसान बनाई जाए। अगर हमें सिर्फ ये फ़ायदा हो कि तमाम लेबर और इंतज़ामिया हमारी हो, तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। कई सनती जोन बनाए जा सकते हैं। ये जो इतने बड़े बड़े दिमाग वफाकी और सूबाई हुकूमतों में बैठे हैं, तो उन खतूत पर क्यों नहीं सोचते? सनत की वजारतों का क्या काम है? अब तक उन्होंने क्या तीर मारा है? क्या रूटीन के अलावा भी कोई काम किया है या कोई कारनामा सरअंजाम दिया है? कोई हुक्मरान, कोई वजीर, कोई सेक्रेटरी
ऐसा काम भी कर जाए कि इस मुल्क की तकदीर सांवर जाए। अगर मलेशिया ये तदबीर कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि हमारे पास हुक्मरान हैं और सियासतदान भी हैं, मगर लीडर कोई नहीं। सियासतदान और लीडर में फ़र्क होता है। महाती रैली को आन माओज़ेतन चौन लाई सियासतदान नहीं थे, लीडर थे, रहनुमा थे। कायदे आज़म और नेहरू भी लीडर थे। नेहरू ने सबसे पहले स्टील की सनत पर तवज्जो दी। कायद आज़म पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद रुखसत हो गए। जिंदा रहते तो बहुत कुछ करते। गुज़िश्ता साल शाये होने वाली अपनी नई किताब लीडरशिप में हेनरी किसिंजर ने 6 लीडरों के हालात लिखे हैं। जर्मनी का कोनराड एडेनार, फ्रांस का डी गॉल, अमेरिका का रिचर्ड निक्सन, मिस्र का अनवर सादात, सिंगापुर का ली कुआन यू और बरतानिया की मार्गरेट थैचर। जाहिर है किसिंजर ने अपने पसंदीदा लीडरों ही का जिक्र करना था। महातीर का जिक्र न करके उसने अपनी किताब को एक लिहाज से नामुकम्मल रहने दिया। ताहम ये किताब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। पता चलता है कि लीडर कौन होता है और एक लीडर की सोच किस तरह कौमों की तकदीर बदल कर रख देती है। सूफी तबस्सुम ने बच्चों के लिए नज़्म लिखी थी। मुन्ने की माँ ने अंडा उबाला, हंडिया में डाला, 2 मिनट गुजरे, ढकना उठाया, अंडा ना पाया, चमचा था टेढ़ा, ऊंदही थी थाली, हंडिया थी खाली, किस्मत थी खोटी, सूखी थी रोटी। हमारी किस्मत मुन्ने की माँ की किस्मत की तरह हमेशा खोटी साबित हुई। भुट्टो साहब में ये सलाहियत थी, अगर चाहते तो ज़री इस्लाहात नाफिज करके जागीरदारी और सरदारी की नहुसत से निजात दिला सकते थे, मगर इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने लीडर रहने के बजाय एक जाबिर जागीरदार का रवैया अपना लिया और पकड़ धकड़ का अफसोसनाक सिलसिला शुरू कर दिया। इमरान खान बहुत कुछ कर सकते थे, मगर ज़ईफ़ अल-एतिक़ादी, मुंतक़िम मिजाजी और कोता अंदेशी ने उन्हें कुछ न करने दिया। हसीना वाजिद बांग्लादेश को गौर कीजिए कहाँ ले जा रही है। प्लानिंग और इक़्तिसादी तरक्की के एक इजलास की सदारत खुद करती है और एक मीटिंग में 7-7 घंटे मुसलसल बैठती है। दरियाए पद्मा पर अजीम अलशान और बहुत मुश्किल पुल बनने से बाएं जुनूबी इज़ला की किस्मत तब्दील हो गई है। इसके बनने से अगले 5 साल में 10 लाख नए कारोबार खुलेंगे। 10 साल बाद ये तादाद 3 गुना बढ़ जाएगी। 1 दहाई के अंदर अंदर इस बुर्ज की वजह से 500 नई फैक्ट्रियां लगेंगी। ढाका शहर के अंदर मीलो ट्रेन अलग ज़ेर तामीर है। इनके अलावा कई मंसूबों पर रात दिन काम हो रहा है। रहे हम तो हमारी किस्मत का हाल खोटी ही है। हमारा चमचा हमेशा टेढ़ा ही रहा, हमारी थाली हमेशा ऊंदही ही रही, हमारी हंडिया हमेशा खाली ही रही। जिस सवार ने गैब से आना है, अभी तक इसके आने के आसार नापैद हैं।